ओके बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जस्ट स्टार्ट किया था तुम्हें कंस्टेंट मोशन, और कंस्टेंट मोशन में पहली कंस्टेंट थी लेंथ कंस्टेंट। लेंथ कंस्टेंट या जिसको अपन कह सकते हैं एक तरह से मजबूरी की मोशन, स्ट्रिंग या रॉड यानी रस्सी या रॉड, उसकी एक मजबूरी ये होती है कि वो अपनी लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकती। ऐसा कौन कर सकती है बताओ? स्प्रिंग कर सकती थी, लेकिन रस्सी है जिसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं या रॉड है, तो रॉड या स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। और फिर इसी से एक रिजल्ट आया था अपने पास कि लेंथ कांस्टेंट क्या है। तो देखिए मैं ये बता रहा था, अगर ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग पे अपन मान लें कोई भी पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, और इसकी जो लेंथ है वो L है और स्ट्रिंग टाइट है। रस्सी ढीली भी अपन नहीं मानते, हमेशा टाइट पोजीशन में रस्सी है। तो कहने का मतलब अगर पॉइंट 1 अपनी जगह से x डिस्टेंस आगे बढ़ा मान लो, तो बताओ पॉइंट 2 की क्या मजबूरी होगी? कि पॉइंट 2 की मजबूरी ये है कि चाहे इस पर कुछ भी फोर्स लग रहा है, चाहे फ्रिक्शन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन इसको भी अपनी जगह से x ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आर यू एग्री और नॉट? सोचो कि अगर ये मान लो x आगे बढ़ गया और मैं कह रहा हूं ये x से थोड़ा कम बढ़ा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर ये थोड़ा कम होगा इसका डिस्प्लेसमेंट और उसका ज्यादा होगा, इसका मतलब समझे क्या हुआ? स्ट्रिंग खिंच गई। आई बात समझ में? स्ट्रिंग खिंच जाएगी, जो कि होता नहीं है। या उल्टा हो गया कि मान लो ये x आगे बढ़ रहा है और ये 2x आगे बढ़ गया। सोचो आगे वाला जो पॉइंट है वो तो x आगे बढ़ गया और पीछे वाला 2x आगे आ गया, तो फिर रस्सी क्या होगी बताओ? स्लेक हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। इसलिए हम ये मानते हैं कि दोनों जो एंड्स हैं वो दोनों एंड्स बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस चलेंगे। इसलिए जो वेलोसिटी नंबर 1 की होगी, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी नंबर 1 की होगी वही वेलोसिटी काय की होगी? नंबर 2 की भी होती है। और अगर वेलोसिटी सेम है तो इसका अगर एक्सीलरेशन dv/dt है तो बच्चों इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा? dv/dt होता है। ये लेंथ कंस्टेंट है, यानी ये मजबूरी है रस्सी की, स्ट्रिंग की मजबूरी है, रॉड की मजबूरी है कि वो अपनी लेंथ नहीं बढ़ा सकता है। अब ध्यान दो, तो इसका रिजल्ट क्या है वो एक अपन बड़े इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। जैसे अब अपन पुली मास सिस्टम पे थोड़ा सा बात करें, तो ये बच्चों एकदम फिक्स पुली है। पुली के बारे में मैंने थोड़ा बताया था तुम्हें। हम अपनी पुली में क्या क्या मानते हैं याद है? कि पुली क्या करेगी बताओ? रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस है और मास इसका दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या मानते हैं? मासलेस। वही पुली है ये, जैसे गांव वाँव में पानी खींचते हैं ना इस पे से, उसी टाइप की। तो ये थोड़ी अलग पुली अपनी, रोटेट नहीं करेगी। अब सोचो, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, ध्यान देना बच्चों। इस पुली के ऊपर से एक रस्सी निकल रही है इस तरह से, फील आ रहा है कि नहीं? पूरी एक स्ट्रिंग है, वो उसके ऊपर होकर के ऐसे आ रही है। ठीक है, यहां एक ब्लॉक है जिसका मास m1 मान लें अपन, और यहां एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2। ठीक है, दोनों के मास अलग अलग हैं और यहां पे मैंने एक रस्सी यूज की है पूरी, समझ गए ना? फील आ रहा है ये पूरा जो स्ट्रिंग है इस पुली के ऊपर से निकल करके और ऐसे आ रही है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर, और दे रखा है कि m2 ग्रेटर देन m1 है, समझे? m2 ग्रेटर देन m1 यानी ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा भारी है और ये कैसा है? छोटा ब्लॉक है। छोटा मतलब वेट कम है इसका। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो क्या होगा कि ये जो है, ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा हैवी है, और हैवी ब्लॉक है तो ये किधर की तरफ चलेगा बताओ? नीचे की तरफ। और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखो समझ लो क्या होगा? ये ब्लॉक नीचे चलेगा, ये ऊपर, यानी यूं चलेगा सिस्टम, ये ऊपर जाता है ना। अभी नहीं कि ये इससे टकरा जाएगा, तो अपन ये मानते हैं बहुत लंबी रस्सी है ना,
कि M1 इस पुली से टक्कर करेगा, वो टक्कर वक्कर अपन नहीं मानते कि बहुत लंबी रस्सी है वो चलते रहेंगे बस, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब बिल्कुल सिंपल सी बात शुरू करते हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस एग्जाम्पल के थ्रू में तुम्हें नोट कराऊंगा, देखना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी इंस्टेंट पे, ध्यान देना सब बोर्ड पे, किसी इंस्टेंट पे इसका एक्सीलरेशन अगर a है, M2 ब्लॉक का एक्सीलरेशन अगर a है डाउनवर्ड्स, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा वो हमें बताना है। अगर इसका एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड्स है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। अब बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे हैं ये तो g से चलेगा, g से नहीं जाएगा। ये तुमने जो 1D मोशन पढ़ी है ना, बहुत से बच्चे दिमाग लगाते हैं ये नीचे गिर रहा है, और हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर नीचे गिरेगा तो ये जी से गिरता है ग्रेविटी से, तो यहाँ जी से नहीं गिरेगा ये, क्योंकि वहां पे क्या होता था, वहां पे फ्री फॉल होता था, रस्सी वस्सी नहीं होती थी, यहाँ पे बस बॉडी गिरती थी। तो उस पर याद होगा तुम्हें काइनेमेटिक्स से जब पढ़ा, एम मास का कोई भी पार्टिकल है उस पर केवल एक फोर्स लगता था, कौन सा, एम जी, और इस फोर्स की वजह से इसका एक्सीलरेशन आता था F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए लगाओ तो A इक्वल टू तब आता था जी। ये फ्री फॉल नहीं है, इस पे mg लगेगा और टेंशन लगेगी रस्सी की, स्ट्रिंग की टेंशन लगेगी ना। लेकिन खैर ये मुद्दा यहाँ है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि a कितना होगा, मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसका एक्सेलरेशन कितने से नीचे गिरेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये ब्लॉक a से नीचे आ रहा है, अगर ये ब्लॉक a से नीचे आ रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अपन देखते हैं कि ये जो पूरी रस्सी है, इस पूरी रस्सी की, जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है, पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको कांस्टेंट रहना है, चाहे कोई चले चाहे कोई नहीं चले, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो मैं चलो एज्यूम कर लेता हूं, बच्चों ध्यान से देखना कि फिलहाल अब देखो सब है ना, ये फिक्स पॉइंट है, ये यहां से यहां तक लेंथ L1 है, दिख रहा सबको। फिर इस पे जो पार्ट लिपटा हुआ है इसकी लेंथ मान लो c है, सब ध्यान से देखना है ना। ये L1 यहां से यहां तक, लिपटे हुए पार्ट की लेंथ क्या है, c, और जो फिर इधर पार्ट है वो लेंथ मैंने L2 एज्यूम कर ली। चलो मेरा पहला क्वेश्चन बताओ, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो सबको दिखा होगा स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो है L1 प्लस C प्लस L2, ये टोटल लेंथ है। ध्यान देना सब, L1 प्लस C प्लस L2 ये स्ट्रिंग की टोटल लेंथ, दिख रहा है सबको। अब जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, बच्चों ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो L1 बढ़ जाएगी, ये यहां से और नीचे आ जाएगा, ये L1 बढ़ेगी, L2 घट जाएगी, C वही, मतलब कुल मिला के कुछ भी इस तरह से होगा, लेकिन टोटल लेंथ फिर कांस्टेंट है। तो मैं ये मान रहा हूं, अब देखो अब इसकी मजबूरी अपन कैसे यूज करेंगे कि मान लो ये ब्लॉक अपनी जगह से मान लो x नीचे आया, ध्यान देना सब, ये ब्लॉक अपनी जगह से x नीचे आया, किसी टाइम t में ये x नीचे आया, और उसी टाइम t में मान लो ये जो ब्लॉक है वो यहां गया, ये कितना ऊपर चला मान लो y, आर यू गेटिंग मी। तो ये ब्लॉक तो कितना नीचे आ गया x, और ये कितना ऊपर गया y। अब देखो अगर आसानी से देख पा रहे हो तो यहीं पे कह सकते हो तुम कि x इक्वल टू वाई होगा। भाई इसकी मजबूरी है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे गया तो रस्सी की लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, तो इसको कितना ऊपर चलना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, कि एक बार बताओ, अब देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बताओ, स्ट्रिंग यहां पे आ गई कि नहीं बताओ, यानी ये स्ट्रिंग यहां पहुंच चुकी है, देखो ये, और ये वाला पार्ट यहां पहुंच चुका है, यहां पे था ये पार्ट, ये पार्ट यहां पे था, ये हो गया, हुआ ना। अब बताओ इस पार्ट की लंबाई कितनी बताओ, L1 तो पहले ही थी, x नीचे और आ गई, तो इस पॉइंट से रस्सी कितनी आ चुकी है बताओ, L1 प्लस x। अब देखो L1 प्लस x, इस पार्ट की लंबाई तो बताओ अभी भी c रहेगी, ये तो इधर से आएगा उतना ही लपट जाएगा इस पे, तो प्लस c प्लस, और ये लंबाई कितनी होगी बताओ, ये लेंथ कितनी होगी बताओ, ये L2 थी पूरी, यहां तक L2 थी ना, और y ऊपर चला गया ये, तो ये कितना रह गया L2 माइनस y,
ये तीनों पार्ट, ये और ये देखो, ये L1 प्लस एक्स, ये C और ये L2 माइनस वाई, और इसकी मजबूरी है कि इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, L1 प्लस C प्लस L2। आर यू एग्री? आई बात समझे बच्चों? तो देखो एक बार, L1 से L1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, कैंसिल समझ रहे हो? इसको इधर लाके माइनस में आ जाएंगे ना ये सब, और C से C कैंसिल, ये कैंसिलेशन समझ में आ गया ना, इसको इधर लाके अपन माइनस कर देंगे, तो यहां से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0, और जो मैं बोल रहा था वही रिजल्ट आया, देखो x शुड बी इक्वल टू y। अब ये काम का रिजल्ट आ गया क्या, कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे है, ये अगर x नीचे जाएगा तो इसकी मजबूरी है कि इसको x ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे दोनों का मास कुछ भी हो, एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है, हल्का ब्लॉक है, भारी ब्लॉक है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा रिजल्ट। देखो रिजल्ट इस पर कर रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बदल सकती है, तो इसलिए अगर दोनों को जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में है वही वेलोसिटी में होंगे, तो किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी अपवर्ड होगी किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि dx by अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो कल बताया था मैंने dx by dt भी सेम होगा दोनों का। तो किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी को v ऊपर होना पड़ेगा, और अगर इसका एक्सीलरेशन अगर a था तो इसका भी एक्सीलरेशन ऊपर क्या होगा बताओ, a होगा। तो ये सब चीजें वेरिएबल्स बचाने के काम में आती हैं। अगर किसी को मान लो ये मालूम नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो एज्यूम कर लेगा कि लेट इसका एक्सीलरेशन a1 है, इसका a2 है, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे जबरदस्ती से, तो अपनी दिक्कत बढ़ जाती है ना, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से हम कह सकते हैं कि इफ एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी इसकी जो डाउनवर्ड्स होगी वही वेलोसिटी इसकी अपवर्ड होगी, जो इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा वही एक्सीलरेशन इसका अपवर्ड होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करना, ये तो समझ में आ गया होगा। रिजल्ट क्या है देखिए, इफ पुली इज एट रेस्ट, समझना ध्यान से, अगर पुली रेस्ट पे है, पुली देखो रेस्ट पे थी बिल्कुल, हम पुली को भी चलाएंगे, लिफ्ट में लटका देंगे तो पुली ऊपर जाएगी नीचे आएगी इस तरह से, लेकिन फिलहाल पहला रिजल्ट, अगर पुली रेस्ट पे है, समझे, अगर पुली रेस्ट पे है तो पुली का एक एंड, पुली का एक एंड जितने एक्सीलरेशन से दूर जा रहा है दूसरा एंड उतने ही एक्सीलरेशन से क्या होगा, पास आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी हम लिख सकते हैं कि द एक्सीलरेशन, अगर पुली इज फिक्स्ड, कंडीशन ये है, अगर पुली फिक्स्ड है, इफ पुली इज फिक्स्ड देन, तो क्या रिजल्ट है, द एक्सीलरेशन ऑफ वन एंड along the length of string, ये नोट करना सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, नोटबुक में अच्छे से नोट करो। द एक्सीलरेशन ऑफ वन एंड along the length of the string have to be equal to, किसके बराबर होना पड़ेगा, द एक्सीलरेशन ऑफ other end, acceleration of other end along the length of string। ये एक वर्ड जोड़ा है मैंने, ध्यान रखना है ना, along the length of the string, यानी जो हम बराबर करते हैं वो किधर करते हैं, उस स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ पुली इज फिक्स्ड, अगर पुली फिक्स है तो एक्सीलरेशन ऑफ वन एंड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी हमें जो एक्सीलरेशन लेना है वो कितना लेना है, अलोंग द लेंथ। अब मान लो ये मैं कह दूं कि जैसे ये पुली है, ठीक है,
अब इस पार्टिकल को, यहाँ एक पार्टिकल जुड़ा हुआ है, अब इस पार्टिकल को मान लो इधर कोई ए एक्सीलरेशन से ले जाता है, इधर किसी थीटा एंगल पे, ध्यान देना, दिख रहा है सबको, किसी थीटा एंगल पे इधर कोई खींच के ले जा रहा है ऐसे, और ये पुली फिक्स है, और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से आ रही है, तो अब और मान लो ये जा रहा है ऊपर बी से, समझना, इसको अपन पकड़ के इधर खींच के ले जा रहे हैं ऐसे ए से, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर बी है, तो अब ए इक्वल टू बी मत बोलना, कि सर ने पढ़ाया था कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम होते, किधर, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ए का तुम्हें इधर कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो बी के बराबर होगा, इज इट क्लियर, ना कि ए इक्वल टू बी मत करना, इसलिए ये लाइन लिखी है अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो बच्चों ये पहली कंस्ट्रेंट थी क्या, कि अगर पुली फिक्स है, समझे, अगर पुली फिक्स है तो फिर उस स्ट्रिंग के किसी भी एक पॉइंट का, उस स्ट्रिंग के किसी भी एक पॉइंट का स्ट्रिंग के अलोंग, और ये रिलेशन एक्सीलरेशन में, ये वेलोसिटी में होगा, इसको वेलोसिटी में भी लगा सकते हैं, द वेलोसिटी बोल सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ वन एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होगा, कल भी बताया था, जो रिलेशन एक्स में है वही dx by dt यानी वेलोसिटी में होगा, और जो रिलेशन वेलोसिटी में है वही dv by dt यानी कि एक्सीलरेशन में होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अब मैं पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूं जिसमें पुली फिक्स रहेगी, और पुली फिक्स अगर है तो ये कंस्ट्रेंट फॉलो होगी, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। क्या कंस्ट्रेंट है? किसी एक एंड का स्ट्रिंग के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है, वही किसी दूसरे पॉइंट का भी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही वेलोसिटी होगी, वही एक्सीलरेशन। जो रिलेशन एक्स में होता है वही वेलोसिटी में होता है, वही एक्सीलरेशन में होता है। ओके, अब छोटे से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूं पहले, ठीक है, जब पुली अपनी क्या होती है, फिक्स होती है। ध्यान से देखना, ये पुली है, ये ओके। M1, ये M2, और किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है, ठीक है। उसको फील करते हुए पढ़ना बच्चों, है ना, रटना नहीं है, खुद सोचो कि कैसे केस हुआ होगा, बिल्कुल फील करो इसको। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ। पुली फिक्स कर रखी है, यहां से एक ब्लॉक है, यहां से एक रस्सी जा रही है और एक रस्सी लटक रही है, पूरी एक ही रस्सी है, दिख रहा है सबको। अब तुम्हें क्या रखा है, सुनो, कि अगर M1 नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी अगर u है, अगर किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ u है, तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ M2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ M2, M2 की वेलोसिटी बतानी। तो M2 की वेलोसिटी कैसे पता लगेगी, जरा देखना। अब बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे कि अगर ये U से आएगा तो इसको देखो, सीधी सी बात क्या है, पहला क्वेश्चन ये कि M2 की वेलोसिटी बतानी है, तो पहले थोड़ा आइडिया लगाओ कि M2 की वेलोसिटी किधर होगी, M2 की वेलोसिटी किधर होगी, M2 किस तरह से चल रहा होगा, पहले ये आइडिया लगाएं, फिर अपन कंस्ट्रेंट लगाएंगे। M2 की कितनी होगी ये छोड़ो, फिलहाल M2 की वेलोसिटी किधर होगी। तो देखो M2 की मजबूरी है क्योंकि यहाँ सरफेस दे रखा है,
अब m2 की भी मजबूरी है कि भाई ये सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए चलेगा, ऐसे तो नहीं कि m2 इधर आ रहा होगा यहां से उछल जाएगा क्या बताओ। सरफेस देने का मतलब यही है कि इसके कांटेक्ट में बना रहना है। तो ये नहीं कि अगर ये u से आ रहा है तो m2 इधर u से जाएगा, m2 की वेलोसिटी इधर होगी, m2 की वेलोसिटी इधर थोड़ी होगी, ऐसे होगी तो उछल जाएगा यहां से, लटक जाएगा हवा में। तो बताओ m2 की वेलोसिटी, क्योंकि इसको सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए चलना है, तो बोलो इसकी जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी इधर होगी कि नहीं बताओ। फील आ रहा है क्या होगा? होगा ये कि m2 इधर खिसकता जाएगा, m2 के इधर खिसकने से क्या होगा, स्ट्रिंग जो भी ढीली होगी वो उधर इधर नीचे आती जाएगी। देखो ये इधर जाता जाएगा, वो नीचे आता जाएगा। देखो बात समझ आ रही है? इसको थोड़ा फील करो, है ना। होगा क्या, और थीटा जो है वो वेरिएबल है, ये भी देखो, क्योंकि कुछ देर बाद तुम देखोगे तो ये यहां जाएगा, रस्सी यूं हो जाएगी। देखो थोड़ी सी, जैसे थोड़ा सा आगे खिसकेगा तो रस्सी ऐसे हो जाएगी, नहीं तो थीटा हमेशा लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। आई बात समझ में? तो किसी इंस्टेंट पे जब ये थीटा है उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो। थीटा को कांस्टेंट मत समझना कि थीटा कांस्टेंट है, थीटा खुद ही देखो ना भाई, इसका सीन देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, फील कराता हूं। जैसे यहां था शुरू में और ये यहां पे, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, ये ब्लॉक है और ये यहां पे है, ठीक है। थोड़ा सोचो इसको, क्वेश्चन तो एक लाइन का है लेकिन फील करना जरूरी है। कुछ देर बाद क्या होगा, ये ब्लॉक चलते चलते, क्योंकि इसकी मजबूरी है, इसको ऐसे चलना है। देखो इसकी वेलोसिटी जरा भी इधर नहीं हो सकती, और चल जाएगा नहीं। अब ये कुछ देर बाद यहां आ गया, ठीक है, तो बताओ स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग ऐसे आगे हुई कि नहीं बताओ, यूं। और स्ट्रिंग तो इधर से थोड़ी ढीली हुई है, उधर नीचे खिसकेगा वो और नीचे आ जाएगा ऐसे। फिर कुछ देर बाद यहां आएगा तो स्ट्रिंग हमारी ऐसे हो जाएगी, देखो ये, तो ये और नीचे आ जाएगा। समझ लो ऐसे होगा। तो ये जो एंगल है वो लगातार वेरिएबल है, देखो बढ़ता जा रहा है एंगल, पहले कम था फिर ज्यादा फिर ज्यादा। आया समझ में? तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा है और इसकी वेलोसिटी अगर नीचे है तो m2 की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया m2 की वेलोसिटी v है, हमें u गिवन दे रखा है, m1 की वेलोसिटी गिवन है, m2 की हमने v एज्यूम कर ली। अब कंस्टेंट क्या है कि देखो मैंने बताया था कंस्टेंट क्या थी, क्या पुली चल रही है, एक बात बताओ, क्या पुली चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही, देखो फिक्स कर रखी है ऊपर। बस ये हो रहा है कि इधर से रस्सी यूं जा रही है और इधर से नीचे आती जा रही है। तो बताओ एक बात बताओ, मैंने क्या इक्वेशन बताई थी कि दोनों जो एंड हैं, अब ध्यान से देखो कि देखो ये जो एंड है, ये एंड इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, रस्सी इसी से तो बन रही है, ये जो पॉइंट है वो ब्लॉक से बन रहा है कि नहीं, तो ब्लॉक के साथ साथ ये v से चलेगा इधर, और ये जो एंड है ये आ रहा है कितने से, जो गिवन है हमें u गिवन है, क्लियर। ये पॉइंट v से आगे चल रहा है और ये आ रहा है u से नीचे। अब बहुत से बच्चे कह देंगे v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू नहीं, क्या करना है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम करानी। तो ये एंगल थीटा अगर था तो v का जो इधर कंपोनेंट होगा, इधर जितना कंपोनेंट वो u के बराबर होगा। v इक्वल टू यू मत करना, क्योंकि v तो इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैंने लिखा था तुम्हें क्लियर। एक्सीलरेशन या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट कौन सा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो इक्वल होते हैं। तो v का जो इधर कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट करना सब जानते हो, एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर आते हैं कि नहीं दोनों, बताओ। इसके कंपोनेंट अगर मैं करता हूं तो इसके दोनों कंपोनेंट ऐसे आएंगे, देखो क्लियर, दोनों कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो हमें इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन अलोंग द लेंथ है वो हो जाएगा को तो v cos थीटा, v का थीटा की डायरेक्शन में क्या आएगा, v cos थीटा, और इधर जो आएगा वो v sin थीटा है। सबने सीखा है कंपोनेंट करना। इस v sin थीटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो बताओ इक्वेशन क्या बन गई, बताओ। ये वाला जो कंपोनेंट है
वो इसके बराबर होगा कि नहीं बताओ। तो क्या क्वेश्चन होगी, v cos थीटा इक्वल टू u, और v cos थीटा इक्वल टू u हमें क्या निकालना था, ब्लॉक की वेलोसिटी। ब्लॉक की वेलोसिटी क्या थी, v थी, v निकालना था। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू u डिवाइडेड बाई cos थीटा, यानी v इक्वल टू u sec थीटा। 1 बाई cos को sec लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ। काफी सारी चीजें होती है, ये नहीं कि देखते ही और बस बराबर कर दो। कौन किधर चल रहा है, किस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो अलोंग द लेंथ जो कंपोनेंट है वो हमें इक्वल करने होते हैं। ठीक है। अब इसका तुम्हें एक तरीका और बताता हूं, देखना। हो सकता है जो थोड़ा टफ हो, लेकिन उससे भी तुम्हें फील आएगा। इसका एक बेसिक मैथमेटिक्स से तरीका क्या हो सकता है वो देखना सर। इसका मेथड 2 अपन देखते हैं, है ना। मेथड 2 क्या है, इट मे बी ए लॉन्गर प्रोसेस, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें एकदम अपने को सीखने को मिलेगी। कि क्वेश्चन ये था, ये पुली थी, फिक्स्ड पुली एकदम, और इससे एक रस्सी, एक स्ट्रिंग जा रही थी ऐसे, और यहां से ऐसे आ रही थी। ठीक है। ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक यहां है। क्लियर बच्चों। दूसरा तरीका देखने से एक तरीका और क्या हो सकता है, और ये है m1, ये m2, ठीक है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। ये एंगल जरूर थीटा है, ये एंगल क्या अपना थीटा है। अब सुनो, यहां पे अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर से निकल के आ रही है इस तरह से, और ये पॉइंट जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, u से नीचे जा रहा है। इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी वेलोसिटी क्या हो। ठीक है। तो अब एक काम करें अपन यहाँ पे कि देखो, इसको मैं आगे से बढ़ा देता हूँ, मान लो। ठीक है। ये एंगल है थीटा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मैंने x मान ली। ध्यान समझना, इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या मान ली अपन ने, x एज्यूम कर ली, और ये जो डिस्टेंस है ये अपन ने एज्यूम की कितनी, y। ठीक है। ये x मान ली और ये डिस्टेंस क्या मान ली अपन ने, y एज्यूम कर ली। और यहां से ये जो पूरी डिस्टेंस है ये इसको मैं l मान लेता हूं। ठीक है। यानी कुछ डिस्टेंस अपन एज्यूम करें, देखो, क्योंकि ये ब्लॉक इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये ब्लॉक इधर आ रहा है, तो y धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो ये है, ये फिक्स पॉइंट हो गया। ये अगर फिक्स पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ये डिस्टेंस x भी वेरिएबल है, x धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा x कम होती जा रही है, और जो y है, y डिस्टेंस भी क्या होगी, धीरे धीरे बताओ कम होता जाएगा। और इस फिक्स पॉइंट की, और ये भी फिक्स पॉइंट है, तो l जो है, l क्या बताओ, कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर, l क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट है। तो अगर यहां से अपन एक रिलेशन देखें डिस्टेंसेज में, यानी पहले तुम डिस्टेंस एज्यूम करो कुछ जिसमें कुछ तो वेरिएबल डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी ये तरीका क्या कहता है, इसमें अपन क्या करेंगे कि तो सबसे पहले तो कुछ डिस्टेंस, जैसे ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये ब्लॉक इधर बढ़ रहा है, तो एक फिक्स पॉइंट ले लें अपन की, जैसे ये पॉइंट फिक्स है, बिल्कुल ये पॉइंट फिक्स है, क्योंकि इसको बिल्कुल नीचे आना है, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये इस पॉइंट की तरफ जाएगा। इस फिक्स्ड पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस एज्यूम कर लो, ये मान लो y है, और ये डिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने, बताओ, ये x मान लीजिए, और टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है, बताओ, ये l है। आई बात समझ में।
अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये जो एंगल है ये थीटा है, तो इसका ट्रायंगल बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, ऐसे मान लें अपन यू, ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, इज इट क्लियर? ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस तुम्हारा y है, दिख रहा है, ये y हो गया, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये कितना बताओ x, और ये एंगल है थीटा। तो देखो यहां से अगर हम इस ट्रायंगल में देखें और ये लेंथ कितनी है अपनी l है, ये जो रह जाएगी लेंथ ये क्या होगी l माइनस एक्स होगी, ये पूरी l मानिए तो ये कितनी होगी l माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें इक्वेशन लगाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो L तो कांस्टेंट है, तो cos थीटा अगर या फिर अपन लिखें इसमें कि देखो sin थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखो sin थीटा जो होगा वो क्या इक्वल होगा, sin थीटा इक्वल टू, या इसको और सिंपल अगर हम करते हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, चलो है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये L है और ये जो डिस्टेंस है ये मान ली मैंने, इसको मान लेते अपन L डैश मान लो, चलो ये डिस्टेंस L डैश मान ली, ये L है और ये y है, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या लिखोगे L डैश स्क्वायर इक्वल टू L डैश स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, L डैश स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ध्यान देना, अगर अपन दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करें, सबने पढ़ा होगा, तो देखो L डैश, तुम बताओ L डैश कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बताओ वेरिएबल है, क्योंकि ये जैसे आगे जाएगा ये लेंथ चेंज होगी, ब्लॉक से लेके, सुनो, ब्लॉक से लेकर के और इस पॉइंट की जो लेंथ है वो वेरिएबल है कि नहीं बताओ, जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ये क्या होगा, कम होती जाएगी लेंथ। अब ध्यान से देखो y जो है y भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक आएगा y कम होती जाएगी, लेकिन जो L है, L क्या है बताओ, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वो क्या बताओ, ये कांस्टेंट है। तो इसलिए मैं डिफरेंशिएशन करूं, यू हैव 2L डैश, L स्क्वायर का क्या होगा 2L डैश इनटू DL डैश अपॉन DT, यानी टी के रिस्पेक्ट में किया अपन ने। तो जैसे मैं आर स्क्वायर का करता हूं तो आर स्क्वायर का क्या आएगा बताओ 2r, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा होगा, तो आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dr बाई dt से, 2r तो r के रिस्पेक्ट में है, आर स्क्वायर का 2r तो r के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में dr बाई dt से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, इज इट क्लियर? तो इसी तरह से L स्क्वायर का हो गया 2L डैश इंटू DL डैश बाई dt, इज इट क्लियर? 2L डैश इंटू DL डैश बाई dt इक्वल टू y स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या आएगा बताओ 2y इंटू dy बाई dt, 2y इंटू dy बाई dt, और ये कांस्टेंट टर्म मैंने कहा था L स्क्वायर, इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L डैश इनटू, अब ये DL डैश बाई dt क्या है जरा ध्यान से देखना सब, DL डैश बाई dt है, इसके L डैश के चेंज होने की रेट है, देखो ये DL डैश बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ L डैश, L डैश किस रेट से कम होगा, इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो इसकी u है नीचे की तरफ, अगर ये u से नीचे जा रहा है तो ये रस्सी इधर कितने से आएगी, नेट तो इधर जा रहा है लेकिन इधर कितनी से आएगी, DL डैश बाई dt को समझो, DL डैश बाई dt क्या है, इसके चेंज होने की रेट, और इस डायरेक्शन में चेंज वही होगा जितनी से वेलोसिटी, तो इसको मैं u लिख दूंगा, देखना DL डैश बाई dt क्या है, इस L डैश के चेंज होने की रेट है, ये समझ में आया? थोड़ा टफ जरूर है, अगले क्वेश्चन में और क्लियर होगा ये, और इक्वल टू y, तो y इंटू dy बाई dt को ध्यान से देखो, dy बाई dt क्या है
y के चेंज होने की रेट, तो बताओ y के चेंज होने की रेट इस ब्लॉक की वेलोसिटी बनेगी कि नहीं बताओ। ये ब्लॉक जा रहा है तो y लगातार चेंज होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो गई v। आ रही बात समझ में? तो यहां से आएगा एल डैश अपॉन वाई, तो y को नीचे लेकर एल डैश अपॉन वाई इंटू यू इक्वल टू बी। एल डैश अपॉन वाई इंटू यू इक्वल टू, ये समझ में आया? y को नीचे लेके आए हमें। और इस ट्राइंगल से देखो एल डैश अपॉन वाई कितना है, एक बार देखो। तो अगर cos थीटा लिखता हूं मैं इस ट्राइंगल से, cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना आएगा y अपॉन एल डैश, जबकि हमें क्या चाहिए बताओ, एल डैश अपॉन वाई। तो उल्टा कर दो, एल डैश अपॉन वाई क्या आएगा, 1 अपॉन cos थीटा। उल्टा करेंगे ना इसको, एल डैश अपॉन वाई इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। एल डैश अपॉन वाई इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। तो यहां से ये तो हो गया 1 बाई cos थीटा इंटू यू इक्वल टू वी, वही आंसर आ गया। cos थीटा को ऊपर ले आओ, यू सेक थीटा। यानी ये मेथड क्या कहता है, इस मेथड में जो कुछ लेंथ तुम्हें दिख रही हैं उनमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाओ और एक रिलेशन लेके आओ। पहले पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के कुछ रिलेशन लेके आओ और फिर उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन करने पे कौन कौन सी चीजें क्या है ये हमें मालूम रहना चाहिए। जैसे डी एल डैश बाई डी टी क्या है, तो एल डैश ये लेंथ है, तो इसके घटने की रेट मतलब इधर की वेलोसिटी हो गई। डी वाई बाई डी टी क्या है, यानी तुम्हें पहले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस माननी पड़ेगी, और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रही है वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। एल डैश यहाँ से ये वाली लेंथ थी, तो इधर कितनी से चेंज होगी, तो इधर की वेलोसिटी है। ये मजबूरी कि अगर यू से आ रहा है तो उसको यू से आना पड़ेगा इधर। तो ऐसा भी और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 2 था। थोड़ा सा अभी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डोंट वरी, धीरे धीरे अपने आप तुम बोलने लगो कि भाई क्या रिलेशन है, किसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। लेट अस हैव द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें अपन, ध्यान देना। ये फिक्स्ड पुली है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये वर्टिकल से एंगल थीटा है। अब अगर ये रस्सी को हम v वेलोसिटी से खींच के ले जा रहे हैं, अगर इस स्ट्रिंग को v वेलोसिटी से इधर खींच के ले जा रहे हैं, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अगर इसको हम v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं आगे खींच के, तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो सिंपल तरीका अपन देखें, क्या तरीका होगा, सुनो, करें शुरू। क्या तरीका होगा, पहला तरीका क्या है इसका जो सिंपल है। पहले सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग का पॉइंट जो ब्लॉक से बंधा हुआ है, ध्यान देना, स्ट्रिंग का जो पॉइंट ब्लॉक से बंधा हुआ है, इस पॉइंट के बारे में अपन देखते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्लॉक की मजबूरी है कि ब्लॉक इधर चलेगा, इसके पास और कोई इलाज नहीं है, ब्लॉक को उधर ही चलना पड़ेगा। थोड़ा फील करो पहले कि भाई इसको अपन खींचेंगे तो ये, अब ऐसे तो नहीं कि इधर जाएगा ये उछल जाएगा, उछलेगा थोड़ी। अपन क्वेश्चन में मानते नहीं चीजें, हमेशा ही मानते हैं जो जिसके कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट बना हुआ है। तो ब्लॉक की नेट वेलोसिटी इधर v डैश, कन्फर्म, इसकी नेट वेलोसिटी इधर होगी, तो ये ब्लॉक आगे खिसकता जाएगा, स्ट्रिंग जो है वो इधर वो और आगे जाती जाएगी। आ रहा है ना फील? अब बताओ क्या करें इसमें, ध्यान देना। यानी ये जो रस्सी का पॉइंट, ये पॉइंट जो है, जो रस्सी का पॉइंट है जो ब्लॉक से बंधा हुआ है, इसको ब्लॉक के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए इसकी जो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की वो इधर v डैश हो गई। इसकी नेट वेलोसिटी इधर क्या होगी, v डैश होगी। आपको ये मत कहना इधर v डैश इक्वल टू v होगा, क्या पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था बताओ, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो कंपोनेंट बराबर होता है। तो ये तो जो v है ये तो अलोंग द लेंथ ही है, लेकिन इस स्ट्रिंग की लेंथ इधर और इसकी वेलोसिटी इधर, तो हमें इसका ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा।
इसका जो इधर कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट इधर, ऐसे कंपोनेंट कर लो इसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो v डैश का जो इधर कंपोनेंट आएगा इधर, वो उस v के बराबर करेंगे कि नहीं बताओ, क्योंकि ये रस्सी की मजबूरी है कि वो अपनी लेंथ चेंज नहीं कर सकती। तो v डैश का जो इधर कंपोनेंट, अब ऐसे कैसे करें कंपोनेंट, तो ये एंगल अगर थीटा है तो बोलो ये कितना होगा, जल्दी बताओ ये वाला, ध्यान से देखो, ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा बचेगा ना, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा है, तो वापस से ये थीटा हो जाएगा। देखो ये कंपोनेंट एंगल वेंगल सब अच्छे से शुरू में अपने को आने चाहिए। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये होगा डॉटेड वाला 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसके, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये थीटा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो वी डैश के कंपोनेंट करते हैं अपन। इधर जो कंपोनेंट आएगा वी डैश कोस थीटा, जो अपने कोई काम का नहीं, ये तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसके परपेंडिकुलर है। अलोंग द लेंथ कितना है, तो इधर वी डैश कोस थीटा है, तो इधर जो आएगा वो होगा वी डैश साइन थीटा। कंपोनेंट समझ में आए कि नहीं बताओ। ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस थीटा होगा, क्योंकि 90 पे वापस ही, सोचना ध्यान से। तो वी डैश का जो इधर कंपोनेंट है किधर, स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर, ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर वी डैश कोस थीटा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट है वो है वी डैश साइन थीटा। अब बताओ क्या इक्वेशन लगी, बोलो सब। वी डैश साइन थीटा की मजबूरी क्या है, इस वी डैश साइन थीटा को क्या के इक्वल होना पड़ेगा, वी के इक्वल, तभी रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रह सकती। इसलिए वो लाइन जोड़ी थी मैंने, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये नहीं कर देना जल्दी में कि वी डैश इक्वल टू वी कर दिया, तो क्या इक्वेशन बनेगी, वी डैश साइन थीटा इक्वल टू वी, और वी डैश साइन थीटा इक्वल टू वी है, तो यहां से आएगा वी डैश इक्वल टू वी अपॉन साइन थीटा, या वी कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। अगर इस एंड की वेलोसिटी अगर v है, इस एंड की वेलोसिटी अगर v है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी v अपॉन साइन थीटा होगी। अब इसका दूसरा मेथड देखो एक बार फिर। दूसरा इसका मेथड क्या है जरा देखना, मेथड 2, ध्यान देना। सेकंड मेथड देखते हैं अपन। अब फील करना शुरू करो। ये था, ठीक है, ये एंगल था हमारे पास थीटा, ये वाला, ओके, ये एंगल थीटा था। अब मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, जरा ध्यान से देखना। ये फिक्स पॉइंट है, ये तो फिक्स पॉइंट है, हवा में एक पॉइंट ले लिया मैंने फिक्स है। सोचो ब्लॉक इधर आ रहा है, तो कुछ देर के लिए डिस्टेंस ये मैंने एज्यूम कर ली, कितनी है ये बताओ, x, ओके, ये डिस्टेंस एज्यूम कर ली x। अब बताओ x जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ठीक है बात है कि जब ब्लॉक इस डायरेक्शन में आगे आएगा तो डेफिनेटली x क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये डिस्टेंस x एज्यूम कर ली, और x की जो चेंज होने की रेट है, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है अपना किसी स्पेस में, इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, तो जो dx/dt होगा एक तरह से वो इसकी वेलोसिटी होगी। पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। दूसरा, यहां से और यहां तक की अपन लेंथ एज्यूम कर लेते हैं l। अब l बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, l भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे ब्लॉक आगे जाएगा तो ये लेंथ धीरे धीरे क्या होगी, तो कम होगी ये। बट ये जो डिस्टेंस है ये भी फिक्स पॉइंट है और ये भी फिक्स पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस में कुछ भी एज्यूम कर लूं b, आया समझ में। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन सी डिस्टेंस है बताओ, x वेरिएबल होगा, और dx/dt को क्या लिख दूंगा मैं, इस ब्लॉक की वेलोसिटी। l वेरिएबल है और dl/dt इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की जो लेंथ चेंज होने की रेट होगी इधर, वो डेफिनेटली क्या इक्वल होगी, v के इक्वल होगी। और b मेरा एक कांस्टेंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है, तो v इसमें क्या है, कांस्टेंट। तो इनमें रिलेशन क्या होगा बताओ,
इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, काय के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, तो टी के रिस्पेक्ट के लिए इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ये कांस्टेंट लेंथ है तो दिस इज 0 इक्वल टू, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो दिस विल बी 2l इंटू डी एल बाई डी टी। देखिए ये 0 वाली टर्म तो हटा दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर तुरंत आ जाएगा कि x इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, ध्यान दें इस पे, x के चेंज होने की रेट, ये डिस्टेंस x है, तो x किस रेट से चेंज हो रहा है वो उस ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई जो तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो लेट इट इज v डैश इक्वल टू l इंटू डी एल बाई डी टी। अब डी एल बाई डी टी क्या है कि इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ चेंज होने की रेट, और डेफिनेटली वो काय के इक्वल होगी बताओ, वो v के इक्वल होगी, तो l इंटू वी, यहां से आ गया v डैश इक्वल टू क्या जाएगा, तो v बाई एक्स, सॉरी हाँ v बाई एक्स इंटू या v इंटू एल बाई एक्स कह लो ना, x को नीचे लेके आ जाओ, तो v इंटू एल बाई एक्स, और एल बाई एक्स अब इस ट्राइंगल से ढूंढ लो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देखो अल्टरनेट एंगल हो गए नहीं, तो लगाओ इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है l, यहां से x बाई एल अगर साइन थीटा है देखो, तो l बाई एक्स क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो आगे आंसर v इंटू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड हो सकता है, रिलेटिवली टफ है, लेकिन कंस्टेंट से करोगे तो 1 सेकंड में आ जाएगी कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है, इसकी नेट वेलोसिटी इधर होगी, और नेट वेलोसिटी का ये कंपोनेंट उसको b के बराबर होना पड़ेगा। तो बात यहीं से आती है कि इसमें हमने यही माना है कि जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन अपन ने अभी किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, जिसमें पुली फिक्स रहती है, और फिर पुली अगर मूव करना शुरू करेगी तो फिर अलग इक्वेशन इसमें लगेगी। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही काफी है, इसको ढंग से पढ़ना और किस तरह से इक्वेशंस बनाई गई हैं वो एक बार गौर करना। ओके बच्चों, गुड बाय।